80 जिठानी 20 देवरानी। आपको भाभी माँ शब्द का अर्थ तो पता ही होगा, है ना? भाभी जो माँ के समान होती है, जिसके मन में माँ जैसा ही वात्सल्य होता है। त्रेता युग में राम लखन ने राम जी को भाई का नहीं किंतु पिता का दर्जा दिया था, और यही हमारे सनातन भारत की परंपरा भी रह चुकी है। किंतु आज के रिश्ते क्या इन शब्दों के, इस इज्जत के, इस भाव के लायक हैं, या केवल ये अब इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह चुके हैं? हमारे वक्त पे माँ जी और पापा जी को पैसे खर्च करने में बड़ा ही संकोच हो रहा था। ऋत्विक के वक्त देखो ना, पैसे जैसे पेड़ पर उग रहे। हमने तो कहा था पापा से कि क्या जरूरत है ये चौंचले करने की, ये हल्दी मेहंदी ये शगुन, लेकिन नहीं, पापा जी कह रहे हैं तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, कीर्ति को 7 साल, अब ऋत्विक आखिर है, इसमें हम दिल खोल कर सब कुछ करना चाहते हैं। देख लो, कंपनी में मेहनत करते हैं आप, पसीना बहाते हैं आप, और ऐश कर रहा है आपका छोटा भाई, जिसने कुछ ही महीने बस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ऋत्विक के आने से पहले हमने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया। अरे वो तो तभी पढ़ाई करता था, आज हमारा बिजनेस जिस मकाम पर है वो सब हमारी वजह से है। हम भी तो वही कह रहे हैं, आपने कंपनी में बहुत मेहनत की, हमने घर में, लेकिन आप देखिएगा कैसे छोटी बहू के आते ही माँ जी के भी तेवर बदलने वाले हैं। पर हम कर भी क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं। हम ये कह रहे थे कि भाभी, आपको सब लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, ऋत्विक की हल्दी शुरू हो गई। हाँ कीर्ति, हम बस आते हैं, तुम चलो। चलो चलो, वरना सब कहीं यही ना आ जाए। चलो आ जाओ। जब भी हम काम की बात करने लगते हैं तब कोई ना कोई आ ही जाता है टांग अड़ाने के लिए। अग्रवाल परिवार में घर के सबसे छोटे बेटे की शादी होने जा रही थी। चारों तरफ खुशियां थी, रिश्तेदार बधाई देते नहीं थक रहे थे, लेकिन इस घर के सबसे बड़े बेटे विशाल और उसकी पत्नी काजल के मन में कुछ और ही चल रहा था। सोनाली, आओ, कलश गिराओ, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। हमने हमारी दोनों बहुओं का मुंह देख लिया। दामाद जी इतने अच्छे मिले हैं, अब हमें और क्या चाहिए। अरे माँ जी, आपने तो बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब हमारी बारी है देखने की, हमारी देवरानी हमें क्या सुख देती है, सुख देती भी है या नहीं। भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सोनाली इस घर को भी उसी तरह संभालेगी जैसे आपने संभाला है। हमें इस घर में आए 10 साल हो गए हैं कीर्ति। इस घर को हमने ऐसे संभाला है जैसे कोई मंदिर हो। लेकिन अब नई बहू आ गई है, वो भी आजकल की, वो तो अपने तरीके से करेगी ना सब कुछ। लेकिन सोनाली देख लो, हम भी तुम्हारी छोटी सास ही हैं, हम ऐसे ही कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें। सोनाली, काजल की बात का बुरा मत मानो, वो मजाक में ये सब कह रही है, और बात तो उसकी भी सही है कि उसने इस घर को बहुत सालों से संभाला है, इसलिए वो भी तुम्हारी सास के समान ही है। तुम्हें कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो उससे पूछ सकती हो। जी भाभी, आपके साथ रहकर मैं भी सब कुछ सीख जाऊंगी। हाँ भाई, अब वो तो वक्त की बात है, तुम सीखती हो या सिखाती हो। ये भाभी को क्या हुआ है माँ, ऐसे क्यों बात कर रही है? सोनाली अभी अभी तो इस घर में आई है। अरे पता नहीं क्या हो गया इसे, लेकिन तू छोड़, अगर अभी कुछ कहेंगे तो शादी का माहौल खराब हो जाएगा। काजल और विशाल का बर्ताव ऋत्विक की शादी के बाद बदल सा गया था। उन दोनों को यही लगने लगा था, क्योंकि ऋत्विक और उसकी पत्नी ने अभी सब कुछ संभाला है, इसलिए उनका हक इस घर पर और बिजनेस पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। आइए आइए देवरानी जी, आप तो पहले दिन ही लेट हैं। मुझे लगा था आज आप सुबह सुबह मेरे कमरे में मुझे चाय देने आएंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। सॉरी भाभी, वो शादी की थकान उतरी नहीं थी ना, इसलिए। हाँ हाँ भाई, अब नई बहू है तो आलस, थकान, बहाने सब कुछ चलता है। मेरे वक्त पर अगले ही दिन मुझसे सारे परिवार का खाना बनवा दिया था माँ जी ने। काजल बहू, अब पहले वाला जमाना कहाँ रहा है, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। अब तो ये बातें पुरानी ही लगेंगी। सही है, अब तो सोनाली से पहले कुछ मीठा बनवा ले और उसके बाद खाना बना लेना दोनों, ठीक है? हाँ, आज एक काम करो, मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दो, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या बनाना है।
यहाँ घर का खाने का मेनू मैं ही तय करती हूँ। जी भाभी ठीक है। यहाँ काजल अपनी देवरानी से रसोई का हर काम करवा रही थी, वहाँ विशाल ऋत्विक को हर काम में ये जताने में लगा था कि उसने बिजनेस को उससे ज्यादा संभाला है। भैया मैं ये सोच रहा था कि ये पुराने खातों की जगह मैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ जिससे हमें बार बार कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऋत्विक, कुछ महीने हुए तुम्हें यहाँ आए हुए, तुझे अभी तक ना बाजार का पता है ना साड़ियों की मार्केट का, तो ये सब मुझ पर छोड़ दे। भैया माना आपने मुझसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, लेकिन अब बाजार काफी आगे पहुंच चुका है। अब ये बही खाते और लिखने का काम कहीं भी नहीं होता है। तू पहले यहाँ कुछ सीख ले, उसके बाद कुछ भी करना हो तो पहले मुझसे पूछ लेना, उसके बाद कुछ करना, समझे? विशाल, ऋत्विक ठीक ही तो कह रहा है, वो पढ़ा लिखा है, उसे आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। उसने कुछ महीने पहले जो ऐप डलवाई थी यहाँ, उससे हमें कितने सारे नए ग्राहक मिले हैं। पापा, अगर कुछ नए ग्राहक मिलने से कोई व्यापार करना नहीं सीख जाता। आपको भी पता है, आप जब ये बिजनेस संभालते थे और मैंने जब से संभाला है, तब से इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, वो बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन ऋत्विक को भी मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का। हाँ तो करे ना, लेकिन कुछ भी करना हो तो मुझसे पूछ कर करे, ऐसे ही कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं पापा, भैया मुझसे बड़ा है, वो जैसा कहे। ऋत्विक अपने बड़े भाई की काफी इज्जत करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई ने अपने कई साल इस व्यापार को दिए थे और घर को भी संभाला था, इसलिए उसने अपने भाई से ज्यादा बहस करना सही नहीं समझा। सोनाली बहू, तुम यहाँ अकेले खाना बना रही हो? काजल कहाँ है? वो शायद दूसरा काम कर रही होंगी माँ जी। उन्होंने कहा कि मैं खाना बना लूं, उसके बाद उन्हें बुला लूं। तुमने ये इतना कुछ अकेले बनाया? हाँ, वो भाभी सब कुछ बताकर गई थी, ये सब ही बनता है यहाँ, तो मैंने सब कुछ बना दिया। इतना सब तो नहीं बनता है हमारे घर में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, सारा खाना टेबल पर लगा दो। जी माँ जी। बन गया खाना? जी भाभी, बन गया है। हाँ तो तुम एक काम करो, रोटियां सेकती जाओ, सब खाते जाएंगे। रोटियां एक साथ ही बना लो, सोनाली भी बैठ जाए हमारे साथ खाना खाने। अरे माँ जी, ठंडी रोटियां इन्हें पसंद नहीं आती, और परी भी ठंडी रोटी नहीं खाती। नहीं मम्मा, मैं खा लेती हूँ। चुप करो तुम, जाओ टेबल पर बैठो। परी, आप जाकर टेबल पर बैठो, चाची आपके लिए गर्मा गर्म रोटी लेकर आती है, ठीक है? जी चाची, आप कहती है तो मैं चली जाती हूँ। लो, अब इसके भी नखरे शुरू हो गए, चाची की बात मानने लगी। सोनाली से बात ज्यादा हिलमिल गई है परी। बातें बनाने में तो आजकल की लड़कियां तेज ही है, बच्चे उनकी झांसे में आ ही जाते हैं। अगर तुम्हें रोटियां नहीं बनानी तो हटो, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप सब खाने के लिए बैठ जाइए, मैं बना देती हूँ रोटियां। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सोनाली सबके लिए रोटियां सेकती गई और सब लोग खाना खाने में लगे हुए थे, लेकिन ऋत्विक सोनाली के बगैर खाना नहीं खा रहा था। क्या बात है देवर जी, आपको अपने पत्नी का हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? खाना नहीं खा रहे आप? ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं सोनाली का इंतजार कर रहा हूँ, उसके साथ खाना खाऊंगा। देख लो, अभी से बीवी के पीछे कैसे लट्टू हुए घूम रहा है। उसे और कोई काम है ही क्या? उसे पता है घर के बड़े बैठे हैं, काम और घर संभाल लेंगे। आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता है भैया? बड़ों का साया होता है सर पे, तो वो ईश्वर के आशीर्वाद के समान होता है। हाँ, लेकिन कई बार लोग इस आशीर्वाद का गलत उपयोग करने में लग जाते हैं। हाँ, इसीलिए ये ऋत्विक आलसी होता जा रहा है। उसे पता है कि भैया बैठे हैं सब कुछ करने के लिए। मैं भी आपकी तरह सब कुछ करना चाहता हूँ भैया, कई सारे बदलाव लाना चाहता हूँ हमारी कंपनी में, बस यही, कुछ बात की नहीं, ये साहब हवा में उड़ने लगते हैं। तुम्हें पता भी है कि हमारी कंपनी में कितना फायदा और नुकसान होता है। बस बदलाव लाना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इससे। तुम्हारे भैया कितने पहले से इस व्यापार को संभाल रहे हैं, कितने धैर्य और शांति से सब कुछ हैंडल किया है उन्होंने। तुम तो अभी अभी आए हो। ऋत्विक विशाल से उम्र में कितना छोटा है,
विशाल 35 का है, ऋत्विक अभी 28 का। वो अपनी उम्र के हिसाब से ही बिजनेस में आया है बहू। पापा जी आप तो ऐसे ही बुरा मान रहे हैं, मैं तो बस एक बात कह रही थी। बात हमेशा हालात को देख कर करनी चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह हवा में। अपने ससुर के सबके सामने डांटने पर काजल तिल मिला उठी थी। अब उसने बच्ची कुची आग भी निकालनी शुरू कर दी। पापा जी को तो बस हम काम के वक्त ही याद आते। देखा नहीं आज उनके छोटे बेटे बहू को कुछ शब्द क्या कह दिए, कैसे मुझे सुनाने लगे। हाँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते यार। बहुत कुछ कर सकते हैं विशाल, मैं हमेशा से यही कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। हमारा योगदान इस घर में, इस बिजनेस में कितने सालों से है। अगर हम नहीं होते तो कब का ये घर और व्यापार दोनों बिगड़ गए होते। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन सबसे होगा क्या? इन सबसे होगा ये कि अगर हमने मेहनत और योगदान ज्यादा दिया है तो हमें हिस्सा भी ज्यादा मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना, हमने 80% काम किया है और उन दोनों ने केवल 20%, इसलिए इस घर में हमारा हिस्सा भी सबसे ज्यादा हमें मिलना चाहिए। काजल तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमने इतने सालों तक बहुत मेहनत की है, हमें इसका फल भी ज्यादा ही मिलना चाहिए। हाँ तो तुम इस बारे में पापा से बात करो ना, अपना हक किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। काजल के भड़काने पर विशाल पूरी तरह से उसके बहकावे में आ चुका था। अगले कुछ दिन उसने ना तो ऋत्विक को कोई काम सौंपा, ना ही उसे किसी भी फैसले में शामिल होने दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ विशाल, ये सब क्या चल रहा है? आखिर क्यों तुम ऋत्विक को ऐसे पीछे ढकेल रहे हो हर चीज में? क्योंकि उसका हिस्सा उतना ही है। क्या हिस्सा? और ये बात तुम्हारे दिमाग में आ भी कैसे गई कि उसका हिस्सा बस इतना ही है? क्यों पापा, क्यों नहीं सोच सकता मैं ऐसा? मैंने इस व्यापार को अपनी जिंदगी के इतने साल दिए हैं, इसलिए इस घर पर और इस व्यापार पर मेरा हिस्सा सबसे ज्यादा बनता है। वाह वाह बेटा, मैंने सुना था कि कलयुग में भाई भाई का नहीं रहेगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में भी कभी ऐसा होगा। पापा मैं बस अपने हक की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। हक की बात? विशाल, ऋत्विक ने अपनी उम्र के साथ कुछ महीने पहले काम शुरू किया है या इस उम्र में उसकी क्या गलती है कि वो तुमसे उम्र में छोटा है? तुम उम्र में सबसे बड़े थे तो तुम्हें पहले मौका मिला। सोचो अगर यही ऋत्विक को पहले मौका मिलता यहाँ काम करने का तो तुम यही कहते? मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि मेरा हिस्सा इस व्यापार में पूरा 80% का है और इसका 20 का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या कर लोगे तुम? तो मैं ये घर और व्यापार दोनों छोड़कर चला जाऊंगा। भैया अब घर छोड़कर जाने की बात मत कीजिए प्लीज। अगर आपको लगता है मैंने इस व्यापार में कुछ नहीं किया तो मुझे मंजूर है। ऋत्विक, तुम दोनों मेरे बेटे हो, इस व्यापार में और घर में तुम दोनों का बराबर हिस्सा है बेटा। रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर अपने घर को नीलाम करने के बाद, भाइयों के बीच दरार आने के बाद इस पैसे का मैं क्या ही करूंगा पापा? मुझे नहीं चाहिए ये सब। जहां बड़े भाई को पिता का फर्ज निभाना चाहिए था, वहीं छोटे भाई ने समझदारी दिखाई और अपना हिस्सा छोड़ दिया। लेकिन घर में भी काजल ने सोनाली को जैसे कामवाली बनाकर रखा था। सोनाली, मैंने कामवाली को निकाल दिया है आज से। ये बर्तन और पोछा तुम्हें खुद करना है। लेकिन तुमने कामवाले को क्यों निकाल दिया काजल? मैं जब शादी करके आई थी इस घर में तब यहाँ कौन सी कामवाली थी माँ जी? अब सोनाली को भी यही करना होगा जो मैं करती थी। कैसी बचकानी बातें कर रही हो तुम काजल? जो इतने साल पहले हो गया है उसे वापस से क्यों दोहराना है? मैंने जितनी मेहनत की है ना इस घर में, उसे भी तो पता चले कैसे बना जाता है ससुराल में बहू आखिर। पहले मुझे लगा था कि तुम बस जेठानी बनने का घमंड दिखा रही हो, लेकिन अब तुम्हारी हरकतों से साफ लग रहा है कि ये नफरत है जो तुम्हारे अंदर से निकल रही है। आप इसे जो समझे माँ जी, लेकिन अगर सोनाली को इस घर में मेरी जगह हासिल करनी है तो मेरे जितने त्याग भी करने होंगे। भाभी, आपकी जगह इस घर में कोई भी नहीं ले सकता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं ये सब करूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। नहीं सोनाली बहू, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं ये सब करती थी तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा।
तब इस घर के हालात और थे काजल, और तब मैं भी तुम्हारी मदद किया करती थी, याद है तुम्हें? लेकिन जब से सोनाली इस घर में आई है तब से तुमने उससे सिर्फ काम करवाया है, उससे बस तकलीफ पहुंचाई है। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ। नहीं भाभी, आप इस घर से कहीं नहीं जा रही है। अगर कोई जाएगा इस घर से तो वो मैं और सोनाली है। ऋत्विक, क्या कह रहा है तू? माँ, भाइयों के रिश्ते में, घर के रिश्ते में इससे पहले कि और खटाश पैदा हो, इससे अच्छा है कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। इस घर को, इस व्यापार को भैया भाभी ने ही संभाला है, उनका हक बनता है यहाँ रहना। चलो सोनाली। जी। अब कुछ कहिए ना, देखिए वो घर छोड़कर जा रहा है। विशाल, तेरा छोटा भाई घर छोड़कर जा रहा है। देख, पूरा घर बिखर रहा है। अभी भी वक्त है बेटा, रोक ले उसे। अपने हिस्से के 20% भी तेरे नाम कर दिए उसने। तो मैंने तो उसे घर छोड़कर जाने को नहीं कहा है, वो खुद जा रहा है, मैं नहीं रोक सकता उसे। विशाल, जिस 80% के लिए आज तुमने दो भाइयों के बीच दीवार खड़ी की है ना बेटा, देखना ये पैसा, ये हिस्सा, ये शौहरत एक दिन तुझे खोखली लगने लगेगी। ऋत्विक इस घर से, व्यापार से एक कौड़ी भी नहीं लेता। उसने लिया तो बस बड़े भाई भाभी का आशीर्वाद, अपने माता पिता की दुआएं और उनकी साथ में एक तस्वीर जो अपने सीने से लगाए, उस घर से मुकरते हुए निकल गया। घर का जो आंगन कभी परिवार से भरा हुआ रहता था, आज वो सूना सूना सा हो गया था। ऋत्विक ने पलटकर कभी नहीं देखा, और ये बात विशाल को उम्र भर के लिए एक गिल्ट का एहसास करवाती रही। 20 साल बाद, इतने साल हो गए, अभी तक उसी गिल्ट में जी रहे हैं आप। अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उसका हिस्सा खा गया मैं। पापा अपनी आखिरी सांस तक मुझे माफ नहीं कर पाए थे। माँ ने मरते दम तक कभी अपनी जुबान से मेरा नाम तक नहीं लिया। जानती हूँ, आपको ही नहीं, मुझे भी इस बात की पीड़ा अंदर ही अंदर खाए जाती है कभी कभी। काजल, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये सब जरूरी था? क्या हमारा 80% लेना इतना जरूरी था कि हमने अपने ही हाथों से अपने ही घर को आग लगा दी? क्या ये सब जरूरी था? काजल की चुप्पी कई सारे जवाब दे रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। उन दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उनका मन ग्लानि की अग्नि में किस तरह से भस्म हुआ पड़ा है, और ये पैसा, शौहरत, बड़ा घर उनकी किसी काम नहीं आ रहा था। मोहल्ले के नुक्कड़ पर थी समोसे वाले नंदू की दुकान, जहां खड़ी होकर श्यामा गर्मा गर्म समोसे उतरने का इंतजार कर ही रही थी। तभी रेणु वहां आती है। ज्यादा पैसे हो गए क्या तेरे पास? वो सुषमा की बहू है, मुफ्त में सभी को खाना खिला रही है। क्या इंडियन, क्या इटालियन, और यहाँ तू समोसे में पैसे लगा रही है। हाँ हाँ, तूने बोल दिया और मैंने मान लिया। चल हट, कितनी मुश्किल से तो मेरा नंबर आया था, अब फिर दोबारा से समोसे तेल में जाने का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। ले, मैं मजाक कर रही हूँ क्या? ये नई साड़ी पहनकर मैं कहाँ जा रही हूँ? सुषमा के घर ही तो। उसकी दोनों बहुओं में जो कलेश मचा है क्या बताऊं। जेठानी कहती है मेरा देसी खाना अच्छा है, तो देवरानी कहती है मेरा विदेशी खाना अच्छा है। और इन दोनों के इस रोज रोज के झमेले से परेशान होकर सुषमा ने दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट रख दिया है। पर वोटिंग अगर घर वाले करेंगे तो क्या जीत क्या हार। गिनकर 4 लोग तो बचते हैं, दोनों के पति, वो तो अपनी अपनी बीवियों को ही वोट देंगे। तो फंसे कौन? सास ससुर। ऐसे में ना सुषमा इतना बड़ा टेंशन खुद पर थोड़ी ना ले लेगी। तो फिर सुषमा भाभी के घर को बचाने के लिए मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए। एक काम कर मुकेश, तू दुकान संभाल, मैं भी भाभी के यहाँ विदेशी खाना खाकर आता हूँ। देसी तो 24 घंटे खाता ही हूँ। क्यों श्यामा भाभी, चलिए बहती गंगा में हाथ धोने। जब से कुंभ नहा कर आया हूँ, आए दिन मुफ्त में खाना मिल रहा है। प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है मुझ पर। और सुषमा के घर के बाहर लगा था ये बड़ा सा बैनर, जिसके एक छोर पर उसकी बड़ी बहू की फोटो थी, दूसरे पर छोटी की। देसी खाना वर्सेस विदेशी खाना,
चलो तुम सब अंदर चलो, मैं जरा इनको फोन करके आती हूँ। ये स्कूल से बच्चों को लेते हुए सीधा यहीं खाने आ जाएंगे। बेकार में दोपहर का खाना बनाने से बच जाऊंगी मैं। हर तरफ सुषमा की दोनों बहुओं में छिड़ी जंग की चर्चा थी, पर एक जॉइंट फैमिली के परिवार में यह जंग शुरू हुई तो कैसे। ये कसौटी देवरानी जेठानी की शुरू होती है नेहा की अपने ससुराल में आने के 2 महीने के बाद। दोपहर के 2 बजे नेहा रसोई में अपनी जेठानी को ढूंढते हुए आती है। खाना बन गया भाभी? वो तो बनना ही था नेहा, पिछले 3 सालों से यही तो कर रही हूँ मैं, बिना किसी छुट्टी के। और वैसे भी इस घर में किसी को भी मेरे हाथ के बने खाने के अलावा किसी और का बनाया हुआ खाना अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए तो शादी के 2 महीने बाद भी तुम पूरी तरह फ्री हो। ये तो है भाभी, पर मुझे भी ना खाना बनाना बहुत पसंद है। पर मेरे किचन में जाने के पहले सभी एक साथ शुरू हो जाते हैं। नेहा ये बनाने से पहले प्रिया से पूछ लेना, नेहा वो करने से पहले प्रिया से पूछ लेना। प्रिया प्रिया प्रिया, अब सभी को प्रिया भाभी के हाथ का खाना ही खाना है, तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं। अच्छा आपने खाना बना लिया ना, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं सभी को खाना लगा देती हूँ। और अपनी जेठानी को कमरे में भेजने के बाद नेहा शुरू करती है खाने में अपना तड़का लगाना। जिसे खाना बनाना पसंद हो वो खाना ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। भाभी आपको क्या लगता है मेरे इस घर में आने के बाद आपकी इतनी तारीफ शुरू हुई क्यों? क्योंकि आपके बनाए खाने में मैं लगाती हूँ अपना मॉडर्न तड़का। इस प्लेन से दिखने वाली दाल चावल ग्रेवी की सब्जी को ऐसा एनहांस करूंगी कि सभी खाते रह जाएंगे। दाल में जीरे की जगह लगाती है नेहा काले तिल और हरे प्याज का तड़का। आहा क्या खुशबू आ रही है। अब है इस प्लेन सादे चावल की बारी। कोरियन चिली पेस्ट और सोया सॉस डालकर इसे थोड़ी देर पका देती हूँ। फिर जो चावल बनेंगे ना, खाकर सभी वाह वाह करने लगेंगे। और सब्जी में तो मेरा हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। देसी और विदेशी खाने का क्या फ्यूजन बनाती है तू नेहा। कभी कभी तो लगता है खुद के हाथों को ही चूम लूं। अपनी जेठानी के देसी खाने में अपना विदेशी तड़का लगाकर नेहा बाहर सभी को परोस देती है। मजा 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 आ गया, कसम से मजा आ गया। क्या खाना बनाती है मेरी भाभी, लाजवाब। तुम्हें भी अब अच्छे खासे दिन हो गए यहाँ आए नेहा। अब धीरे धीरे तुम भी खाना बनाना शुरू कर दो ताकि मैं अपने दोस्तों को खाने पर बुला सकूं। ये कहकर कि खाना मेरी भाभी ने नहीं मेरी बीवी ने बनाया है। गाने के सिंगर से तो सभी परिचित होते हैं, पर क्या सॉन्ग राइटर को ज्यादा लोग जान पाते हैं? अच्छा म्यूजिशियंस की ही बात करें, किसे पता होता है कितने म्यूजिशियन मिलकर उस गाने की नींव रख रहे हैं। आप जानते नहीं ना, पर गाने में असली नींव तो उन्हीं लोगों की डाली हुई होती है। मैं जहां हूं मैं खुश हूं। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ऐसे खुश होने से कहने से कुछ नहीं होता बहू। ये खाना सभी को परोसने से तुझे लग रहा होगा कि तूने खाने की नींव रख दी। आज नहीं तो कल तुम्हें भी तो खाना बनाना सीखना होगा। और प्रिया कहाँ है मेरी? आज जो खाना बनाया है उसने जी तो करता है उसके हाथ में फिर से शगुन रख दूं। भाभी खाना बनाकर थक गई थी मम्मी जी, इसलिए कमरे में पीठ सीधी करने गई हैं। आप चाहे तो मुझे शगुन दे सकती हैं। खाना परोसने के लिए शगुन? चलो कोई बात नहीं, इसी बात पर सही। वैसे मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे हाथ के बने खाने का। वो मौका मुझे तो आता दिखता नहीं है मम्मी जी, क्योंकि इसके पहले कि मैं गैस ऑन करूं आप सभी प्रिया भाभी के नाम का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। प्रिया भाभी कैसा खाना बनाती है इसी के बारे में सभी बातें करने लगते हैं। तो फिर मुझ में हिम्मत ही नहीं होती खाना बनाने की। पता चला कुछ बनाने गई और टेंशन के मारे सब खराब कर दिया मैंने। नेहा अपनी सास से बातें कर रही थी कि उसके फोन पर उसकी मम्मी का फोन आता है। अपनी माँ से बात करने नेहा साइड में जाती है। हाँ मम्मी बोलो, कैसी हो तुम? क्या कैसी हूँ मैं, तू तो वहाँ जाकर मुझे भूल ही गई। वक्त नहीं मिलता ना तुझे अपनी माँ को फोन लगाने का, इसीलिए बेशर्मों की तरह सामने से मैंने ही फोन मिला लिया। याद है ना तुझे तेरी शादी के वक्त पग फेरे का रस्म नहीं हो पाया था, उसके बाद लग गए तारे। अब तारे में अपनी बेटी का अपशगुन करने उसे मायके तो नहीं बुला सकती थी मैं। यहाँ तारे खत्म हुए तो उसके बाद तेरी सास का कोई दूर का रिश्तेदार गुजर गया।
ऐसे करते करते आज पूरे 2 महीने हो गए। अभी दिन अच्छे चल रहे, सोच रही हूँ अभी ही बुला लूं तुझे। अपनी सास को फोन दे। नेहा अपनी सास को फोन देती है। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार कोई नियम टल जाए ना तो फिर टलता ही जाता है। मैं ना पंडित जी से पता कर लूंगी। आपने पता कर लिया ना? बस ठीक है, फिर कल ही आप अपने बेटे को भेज दीजिए। मैं बहू से कह देती हूँ सामान बांधने के लिए। नेहा पूरे 2 महीने के बाद अपने मायके जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। वो अपना सामान पैक करना शुरू करती है। अगली सुबह नितिन अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल आता है। आ गया तू, बैठ, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट जापानीज सूप बनाकर लाती हूँ। क्या नेहा, कर दिया ना मजाक तुमने। नॉर्मल दाल चावल तो तुमसे ठीक से बनते नहीं, वो भी भाभी बना दिया, और यहाँ तुम सूप की बात कर रही हो। मेरे साले साहब का मुंह का टेस्ट बिगाड़ना चाहती हो क्या? भाभी देखिए कौन आया है। नितिन, मेरे साले के लिए टमाटर सूप बना दोगी आप? इसे भी तो लगना चाहिए अपनी बहन के ससुराल से कुछ अच्छा खाकर लौट आई है। सभी के सामने अपने जीजा को इस तरह अपनी बहन का इंसल्ट करता देख नितिन को बहुत बुरा लगता है। पग फेरे की रस्म के लिए वो अपनी बहन को अपने साथ अपने घर ले जाता है और सबसे पहली चीज अपनी माँ को यही बताता है। इतना अच्छा खाना बनाती है मेरी बहन, फिर भी जीजा जी इसका मजाक उड़ा रहे थे मम्मी। और सिर्फ जीजा जी क्या, आंटी जी को भी। जो भी खाना इस घर में बनता है वो प्रिया ही बनाती है। मेरी तो बड़ी बहू ये है, मेरी बड़ी बहू वो है। और ये बैठी बैठी सुन रही थी। क्यों भाई? अरे ठीक है ना मम्मी, तुम्हें तो पता ही है मुझे किसी के सामने बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे पता है ना मैं घर में क्या करती हूँ क्या नहीं। तेरी शादी में 20 लाख रुपए इसलिए खर्च किए थे मैंने कि वहां जाकर तुम लोगों की 4 बातें सुनो। कोई जरूरत नहीं है उल्टा जवाब दे दिया कर। मेरे आने के बाद मेरी जेठानी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि उसके बने खाने में तड़का मैं लगाती हूँ, अपना विदेशी तड़का, और सबको लगता है कि खाना भाभी बना रही है। तो इनडायरेक्टली तारीफ तो मेरी ही हो रही है ना। अरे तो मेडल मिल रहा है क्या तुझे उस तारीफ से? मुंह पर तो तेरी इंसल्ट ही हो रही है ना। क्या पता तेरी सास बाहर वालों को, रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ कर तेरे बारे में क्या बोलती होगी। इस दिन के लिए नहीं लगाए थे पैसे हमने तेरी शादी में। बहुत तारीफ अपनी जेठानी की करवा दी तूने। अब तू वही बनाएगी जो तेरा टैलेंट है। अभी जेठानी के खाने में अपना विदेशी तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी बेटी ऐसी कोई भी विदेशी डिश नहीं है जो नहीं बना सकती। खा मेरी कसम कि अपने घर वालों को अपना जादू दिखाएगी तू। और बाकी मैं बीच में जा जाकर देखता रहूंगा मम्मी। और किसी दिन तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारी इंसल्ट की ना दीदी, तो फिर आर या पार हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई वहां आकर कोई तमाशा ना करे तो अपनी इज्जत वहां बना लो, वरना तुम्हारे ससुराल वालों को 2 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। अरे ठीक है मम्मी, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो। कसम खाती हूँ मैं तुम्हारी कि अपने ससुराल में अपना और अपने खाने का इमेज बना कर रहूंगी, बस चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। बहुत हो गया लोगों का सुनना, अब फ्रंट फुट पर नेहा को खेलना ही होगा। 1 हफ्ते बाद नेहा अपने ससुराल वापस आती है। रोज की तरह प्रिया नाश्ते में सभी के लिए पराठे बना रही थी। दूसरी तरफ नेहा भी ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देती है। अरे नेहा, मैं बना रही हूँ ना ब्रेकफास्ट, तो फिर तुम क्यों आ गई? भूल गई तुम्हारा बनाया खाना कोई नहीं खाना चाहता इस घर में। सुबह सुबह भांग पी ली है क्या भाभी? होली में अभी वक्त है। वो देखो पराठा जल रहा है तुम्हारा, अपने खाने पर फोकस करो तो ज्यादा अच्छा होगा। और हर बार सभी को मीठा जवाब देने वाली नेहा आज अपनी भाभी को उल्टा जवाब देती है। दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना खाना बना लेती है और एक साथ में टेबल पर लगाती हैं। क्या बात है नेहा, अपने मायके से आने के बाद तुम तो पूरी तरह बदल गई। काफी अच्छी स्मेल आ रही है तुम्हारे बनाए खाने की। क्या बनाया वैसे? बाकियों की तरह पराठे और चाय नहीं परोसती मैं भैया। मैंने बनाया है टॉर्टिला चिप्स विद साल्सा, मैक्सिकन डिश है। पर इस घर में कभी किसी ने खाई हो तो उन्हें टेस्ट समझ में आए ना। जैसे ही सभी नेहा के हाथ का बनाया विदेशी खाना खाते हैं, वाह वाह करने लगते हैं। अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। स्वाद तो है तेरे हाथों में। पहले तूने ट्राई क्यों नहीं किया बहू? ट्राई किसी ने करने ही नहीं दिया। पापा जी, आज तो मैंने जिद की थी,
मैंने ठान लिया था कि मैं नाश्ता बना कर रहूंगी। सही कह रही हो बहू, गलती तो हमारे से हो गई। एक काम कर प्रिया, तो अपने ये पराठे ले जा, दोपहर में खाएंगे हम। आज बहुत अच्छा काम किया है मेरी छोटी बहू ने, शगुन देना तो बनता है। ये ले बहू 1100 रुपया। क्या हुआ भाभी, मुंह क्यों उतर गया आपका? और वैसे ये पराठे आप कुत्तों को खिला दो, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर में भी मेरा बनाया खाना ही सब खाने वाले हैं। और आती है दोपहर के खाने की बारी, जहाँ प्रिया दाल चावल और तरी की सब्जी बनाती है, वहाँ नेहा बनाती है कोरियन स्टाइल पनीर चिल्ली, जापानी राइस बॉल और कोरियन स्टाइल सब्जी। और सुबह की तरह दोनों दोपहर का खाना टेबल पर परोसती हैं। ना 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 ना, अचानक से तुम्हारे दाल चावल को क्या हो गया प्रिया? बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। दूसरी तरफ नेहा के राइस बॉल्स, मजा आ गया। क्या सब्जी बनाई तुमने? और ये पनीर चिली पैक कर देना जरा, मैं दुकान के स्टाफ के लिए भी ले जाऊंगा। और अब तो हर तरफ बस नेहा के चर्चा शुरू हो गए थे। नेहा ये बना दो, नेहा वो बना दो। पता नहीं एक हफ्ते में ये लड़की क्या क्या सीख कर आ गई है अपने मायके से। पूरे घर को अपने आगे पीछे घुमा रही है, जिससे देखो बस नेहा 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 कर रहा है। पर मुझे पता है मेरा देवर मेरी साइड लेगा, क्योंकि उसकी दुखती रग में अच्छे से पहचानती हूँ। शाम के नाश्ते में प्रिया सभी के लिए बनाती है झाल मुड़ी और चाय। बिल्कुल सही सुना आपने, चाय। भारतीयों के दिलों में चाय ऐसे बसी हुई है जिसके क्या कहने। खुशी में चाय, गम में चाय, आराम में चाय, टेंशन में चाय। ऐसे ही चाय का दीवाना था प्रेम भी। और अपनी मसाला चाय बनाकर प्रिया तो निश्चिंत थी कि शाम की चाय के नाश्ते में वो सभी का दिल फिर से जीत लेगी। पर हमारी नेहा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। जैसे ही प्रिया अपनी बनाई चाय झाल मुड़ी के साथ बाहर हॉल में लाकर परोसती है, पीछे से नेहा भी अपनी डिश लेकर आती है। पानी पूरी बनाई है क्या बहू तूने? नहीं नहीं मम्मी जी, ये पानी पूरी नहीं है। दिखने में बहुत हद तक पानी पूरी जैसी लगती है, पर ये मेरी क्रिएटेड डिश है विदेशी पानी के साथ। इसका पानी इमली से नहीं बना। इसके पानी में मैंने डाला है कोरियन मसाला, सोया सॉस और भी बहुत कुछ। मैं बता क्या रही हूँ, आप खुद खा कर देखिए ना। और हाँ, सभी के लिए साथ में कोल्ड कॉफी भी है, वेस्टर्न स्टाइल। और हर शाम बहू गर्मा गर्म चाय लाना कहने वाले प्रिया के सास ससुर कोल्ड कॉफी के दीवाने बन जाते हैं। अच्छा लग रहा है ना सभी को नेहा के हाथ का मसालेदार खाना। एक दिन जब तबीयत बिगड़ेगी ना, तब प्रिया के हाथ की खिचड़ी याद आएगी सबको। आज प्रिया बनाती है प्रॉपर देसी बिरयानी, नान, छोले, कुलचे, पापड़ और अचार। और उसे अपने ससुराल वालों के सामने से बाहर पड़ोसियों के लिए लेकर जाने लगती है, जिसे देखकर महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे बहू ये कहाँ लेकर जा रही है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तेरे हाथ के बने खाने से। तुझे तो पता है मुझे बिरयानी कितनी पसंद है। और बता, हमारे सामने से लेकर जा रही है, हमें पूछा भी नहीं। विदेशी खाने का स्वाद आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा था पापा जी, कि मैंने सोचा क्यों ना अपना देसी खाना पड़ोसियों को ही खिला दूं। हाँ पापा जी, जाने दीजिए ना इन्हें। मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ आपके लिए कुछ वेस्टर्न सा। मुझे पता है नेहा, तुम बहुत कुछ अच्छा बना लोगी, लेकिन बिरयानी के आगे अभी हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। ये बिरयानी मुझे दे दे भाभी प्लीज। यहाँ फिर प्रिया बाजी मार जाती है। इसी तरह कभी नेहा जीत रही थी, कभी प्रिया, और जीत में आगे कौन था समझना मुश्किल होता जा रहा था। एक सुबह रसोई में, आप हट जाइए भाभी, पहले खाना मैं बनाऊंगी। वैसे भी सभी मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। कल रात का मेरा बनाया डोसा तुम्हारे पति ने कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाया, भूल गई क्या? नाश्ता तो पहले मैं ही बनाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं, और ये लड़ाई पहुंच जाती है सुषमा के पास। बेचारी सुषमा न बड़ी बहू का साथ दे सकती थी न छोटी का, और ऐसे में वो ऐलान कर देती है कॉन्टेस्ट का, जेठानी के देसी खाने और देवरानी के विदेशी खाने का। और इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनने में कोई पीछे नहीं रहता, क्योंकि खाना देसी हो या विदेशी मिल तो रहा था मुफ्त में। अरे नहीं नहीं प्रिया बहू, ये समोसे कचौरियां बहुत खा ली मैंने। मैं तो अभी नेहा बेटा के हाथ का बना पिज्जा खाऊंगा। खुद के समोसे की दुकान है
और यहाँ पिज्जा हजम किए जा रहे हैं आराम से। नंदू भैया ये चौथा पिज्जा खा रहे हैं आप, कहीं मुफ्त के खाने के चक्कर में तबीयत ना बिगाड़ देना। प्रिया बहू मुझे तो देसी खाना ही जमता है, पाव भाजी लगा दे बेटा। तू किसे वोट दे रहा है प्रेम? खाना तो दोनों ही अच्छा बनाते हैं भैया, पर वोट तो मुझे अपनी बीवी को ही देना पड़ेगा ना। मेरा वोट तो नेहा के लिए है, आप किसे वोट दे रहे हैं? अरे शादी हो चुकी है मेरी, किसे वोट दूंगा, अपनी बीवी को ही तो देना होगा। वो तो अच्छा है कि मोहल्ले वाले भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आ गए, वरना हम दोनों तो बच जाते, फंसते पापा मम्मी। अब इतने वोट में कौन जानेगा पापा और मम्मी ने किसे वोट दिया है। वैसे चाहे तो हम भी घपला कर सकते हैं। अरे हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर तो मेरा वोट मेरी भाभी के लिए जाएगा और मेरा मेरे छोटे भाई की पत्नी को। और 2 घंटे के कॉन्टेस्ट के बाद सभी अपना अपना वोट डालकर चले जाते हैं और बारी आती है वोट काउंटिंग की। भाई देख लो, तुम दोनों के सामने ही वोट की गिनती कर रही हूँ मैं, फिर मेरे सर पर मत देना कि मम्मी जी आपने वोटिंग में गलती की थी और आज जो जीत गया वही फाइनल विनर है। इसके बाद इस घर में देसी और विदेशी खाने को लेकर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सुषमा एक एक कर वोट काउंटिंग शुरू करती है। कभी देवरानी जीत रही थी, कभी जेठानी, कभी देवरानी तो कभी जेठानी, और फाइनली दोनों तरफ हो जाता है टाई। सुषमा के हाथ में बचता है लास्ट वोट और इसके पहले कि वो ये वोट अनाउंस करती, दोनों देवरानी जेठानी चीखती हुई कहती है, नहीं मम्मी जी ये नहीं होना चाहिए, नहीं मम्मी जी ये नहीं होना चाहिए। खाने का जंग जेठानी देवरानी का नहीं बनना चाहिए। कॉन्टेस्ट रसोई के बाहर मैदान में अच्छे लगते हैं, रसोई में नहीं। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, फाड़ दीजिए इस वोट को। हमें नहीं जानना कि कौन जीता कौन हारा। हाँ मम्मी जी, आज जीत तो हम दोनों देवरानी जेठानी के प्यार की हुई है एक दूसरे के लिए। और इस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी अपना देसी और विदेशी तड़का लगाकर खाना बनाने लगती है। वाह, घर की चक्की से पिसे आटे की बात ही कुछ और है। इसमें इंसान 2 रोटी ज्यादा ही खा लेता है। अरे इस वक्त दरवाजे पर कौन है? रंगोली जरा देखना तो। हाँ माँ जी अभी देखती हूँ। क्या हुआ, कौन है? अरे माँ जी, हमारे गांव से बंसी भैया आए थे, ढेर सारी सब्जियां देकर गए। कह रहे थे ठंडी के मौसम की सब्जियां उगाई है, इसलिए बाबूजी ने भिजवाई है। अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारे बाबूजी खेत में ठंडी की हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। वाह वाह, क्या पालक है, क्या मेथी, और ये मटर तो हम यूं ही छिल कर खा सकते हैं। बोलो माँ जी, आप सबको पसंद है हरी भरी सब्जियां, तभी तो बाबूजी ने भेजी है। आप कहे तो आज मक्के की रोटी और साग बना दूं सबके लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो मैंने आटा भी पीस लिया है। रात को ठंडी में गर्मा गर्म साग खाने का मजा ही कुछ और है। अरे खाने की क्या बात हो रही है? अरे आइए आइए जीजी, प्रणाम करते हैं। जीती रहो जीती रहो। क्या बात हो रही है? हमारे बिना क्या खाने का सोच रही हो तुम छटकी? अरे नहीं जीजी, हम क्या सोचेंगे अब। बस बड़की बहू के घर से ठंडी की हरी भरी सब्जियां आई थी, तो कह रही थी माँ जी साग बना दो, तो वही कह रहे थे उसे। वाह वाह, साग में ना टमाटर अच्छे से डालना बहुरिया, बहुत ही स्वाद आता है साग में, और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ देना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी ताई जी, आप जैसे कहे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और सिर्फ बनाना मत, खिला भी देना, ठीक है? बिल्कुल खिला देंगे ताई जी, ये भी कोई कहने की बात है। अब हमारी बड़की बहू के पिताजी दूध का व्यापार करते हैं, तो सारा दिन घर में दूध और घी ही भेजते रहते हैं, और छुटकी के पिताजी कपास उगाते तो उनके घर से कपास आता है। लेकिन तुम्हारी सास ने बड़ा ही अच्छा काम किया, तुम्हारे पिताजी ठंडी की सब्जियां उगाते खेत में, तो इसका तो डबल फायदा हो जाता है, सब्जियां भी मिल जाती है और पैसे भी बच जाते। अरे हम कौन सा देख कर लिए थे बहू, जीजी हमें तो पता ही नहीं था कि इसके बाबूजी हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। लेकिन अभी तो पता है ना, अभी छुटके की बारी बाकी है, उसके वक्त तुम ऐसी बहुरिया लाना जी के बाबूजी गर्मियों में हरी भरी सब्जियां उगाते हो, जिससे तुम्हारे पूरे साल का सब्जियों का खर्चा बच सकता है। क्या आप भी जीजी मजाक कर रही हैं? अब क्या करे, खाली बैठे हैं ना। चल बड़की, एक कप चाय ही पिला दे।
जी ताई जी, अभी लाते हैं। जानकी ने चाहे ये बात मजाक में कही थी, लेकिन शांता के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ ही गई, क्योंकि ये बात तो सच थी कि उसने बड़की बहू के घर से काफी हरी भरी सब्जियां खाई थी और पूरे परिवार को उस पर बड़ा मजा भी आता। रात को सब लोग नीचे खाने बैठे थे तब। वाह वाह वाह, गंगा मैया की सौगन, क्या साग बना है, मन करता है खाता ही जाओ बस। अरे बस करिए, सुबह आपको तकलीफ होगी ज्यादा। हाँ भाऊजी, अम्मा ठीक कह रही हैं, आज तो चूरन भी खत्म हो गया है। अरे शिवा लेने तो गया था चूरन। अरे गांव की छोरियों ने उसे घेर लिया होगा, आने नहीं दे रही होगी। शिवा इस गांव का हीरो जो लगता है, कोई भी छोरी उसे देखकर पीछे पीछे भागने लगती है। बोलो। अरे उस दिन तो वो कमला के बाबूजी है ना, वो हमारे खेत में आए थे और कह रहे थे, हमारी कमला अभी अब बड़ी हो गई है, उसके ब्याह के लिए तुम्हारा छोरा कैसा रहेगा। अरे नहीं नहीं बाबूजी, कमला तो बिल्कुल अच्छी छोरी ना है, ना चूल्हा चौका आवे है और ना ही घर को संवारना। हमें ना चाहिए ऐसी देवरानी। और नहीं तो क्या, हमारा शिवा लाखों में एक है, उसके लिए हम लाखों में एक छोरी लाएंगे। ये बात तो है अम्मा, शिवा जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी प्रशंसा बड़ी होती है, इसलिए उसके लिए कोई अच्छी सी छोरी ही लाना। अरे क्या बात हो रही है मारी? आपकी बात नहीं हो रही देवर जी, हमारी होने वाली देवरानी की बात हो रही है। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है भाभी। अरे तेरी उम्र में मेरा ब्याह हो गया था, अब तेरी बारी है घर बसाने की। शिवा नाम है हमरा, यूं ही किसी से ब्याह नहीं करने वाले हम, जब तक हम अपनी गौरा को नहीं पाले थे। अरे आखिर कहाँ है आपकी गौरा देवर जी? अरे हम यहाँ है, यहाँ देखो। अरे रुक जा, बिजली नाम हमरा है और इतनी तेज तू भाग रही है, थोड़ी सांस तो ले ले गौरी। नहीं नहीं नहीं, बड़ा बाजार बंद हो जाएगा, जल्दी करो, हमें वहाँ से कच्ची केरी लेनी है। गर्मियाँ बस शुरू ही हुई है, कच्ची केरी के बिना खाने में मजा नहीं आएगा। अरे हाँ चल रहे, लेकिन हमें पता है तुझे बड़ा बाजार क्यों जाना है, क्योंकि कच्ची केरी तो यहाँ इस गांव में भी मिल जाती है, लेकिन तुझे तो अपने शिवा का चेहरा देखना है बस। है ना, हम सच कह रहे हैं ना? कुछ भी मत बोल। अरे पूरे गांव को पता है ज्वालापुर का शिवा हमारी गौरी को पसंद करता है, इसमें शर्माने की क्या बात है। अब तो चल रही है क्या हम जाए? अरे चल रहे रुकते जा। जहाँ शिवा की अम्मा उसके ब्याह के लिए लाखों में एक छोरी ढूंढने में लगी थी, वहीं हमारे शिवा ने तो अपनी गौरी ढूंढ ली थी और उसे वचन भी दे दिया था कि वो ब्याह करेगा तो उससे ही, नहीं तो किसी से नहीं करेगा। अपने घर में हमारी बात कब कर रहे हो? अरे तुमसे कहे तो है कि ब्याह करेंगे तो केवल तुमसे, यकीन नहीं है क्या हमारी बात पर? यकीन तो है, तभी तो हम तुमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं, लेकिन अब ये रोज रोज छुप छुप कर मिलना हमें सही नहीं लगता। तो तुम कहो तो अभी बारात लेकर आते हैं तुम्हारे द्वार पर। ऐसे नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आना, बैंड बाजा के साथ, समझे? हाँ हमारी गौरी, समझ गए हम। लेकिन तुम्हारे अम्मा बाबूजी मान तो जाएंगे ना हमारे ब्याह के लिए? अरे तुम्हें कोई दोष थोड़ी ना है जो नहीं मानेंगे, जरूर मान जाएंगे। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम जल्दी से उनसे बात कर लो हमारे ब्याह की। क्या बात है गौरा, लगता है अब तुमसे हमरे बिना रहा नहीं जा रहा है। कुछ भी मत बोलो। शिवा और गौरी ने अपनी एक प्यारी सी दुनिया बनाई थी जिसके वो सपने देख रहे थे, लेकिन एक और दुनिया शांता ने भी बनाई थी जिसके सपने वो भी देखने लगी थी। अरे इस छोरी में क्या बुराई है, अच्छे परिवार से है, इसके बाबूजी का मूंगफली का खेत भी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मूंगफली का हम क्या करेंगे? अरे तुझे मूंगफली से मतलब है या छोरी से? अरे ऐसी बात ना है, लेकिन हमें ये छोरी कुछ खास जमी नहीं, हम कोई और देख लेंगे। ठीक है बता तो सही, कैसी छोरी चाहिए तुझे? अरे जिसके खेत में कच्ची केरी, मीठे मीठे मटर, आलू, टमाटर ये सब उगते हो, वैसी छोरी चाहिए मुझे तो। अरे सीधे सीधे कहना, ठंडी की हरी भरी सब्जियां तो तुझे बड़की से मिल जाती है, अब तुझे गर्मियों का जुगाड़ करना है। अरे ऐसी बात ना है। अरे छुपा क्यों रही है इतना, हम समझ गए तुझे कैसी छोरी चाहिए। अरे किसकी छोरी की बात हो रही है?
अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी शिवा, तेरी ही बहुरिया की बात हो रही है यहाँ। हमारी बहुरिया कहाँ है? अरे कहाँ है क्या, तेरी अम्मा ने सोच लिया है कि तेरे लिए गर्मी में जो हरी भरी सब्जियां उगाते हो ना, वही ससुराल बनेगा तेरा। क्या? ये क्या बात हुई? छोरी चाहिए कि गर्मियों की हरी भरी सब्जियां? अरे छोरी के साथ बहुत कुछ देखना होता है शिवा, तू अभी इस बात को नहीं समझेगा, भोला है तू। हाँ शिवा तू भोला है, लेकिन तेरी अम्मा तो बड़ी ही सयानी निकली। अम्मा, ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिए हो आप? हम ढूंढ रहे हैं ना तेरे लिए बहुरिया, तो चुप बैठ। अब शांता को कौन समझाए कि शिवा चुप कैसे बैठ सकता था, जबकि उसने गौरी से वादा किया था कि जल्द ही वो अपने घर उनके ब्याह की बात करने वाला है। अम्मा, हम कह रहे थे कि शिवजी ने भी तो गौरी मैया के साथ प्रेम विवाह किया था, है ना? हाँ देवर जी, बिल्कुल किया था। और शिवा गौरी जी की जोड़ी तो कितनी सुंदर लागे है। लेकिन गौरी मैया के पिता भी तो हिमालय थे ना, उनके पास कितनी नदियां और पेड़ थे। अम्मा, तुम काहे इसमें गौरी मैया के बाबूजी को घुसा रही हो? क्या बात है शिवा, काहे तू इतना उतावला हो रहा है, कोई बात है का? हाँ, कोई बात है। हम गौरी से प्यार करते हैं, वो पास के गांव रामपुर में रहते हैं। उसके बाबूजी टिंडे, तुरई और लौकी उगाते हैं गर्मियों में। क्या? तुरई, टिंडे और लौकी? आप ही तो कह रही थी गर्मियों में हरी भरी सब्जियां होनी चाहिए, तो ये भी तो गर्मियों की सब्जियां है ना? अरे तो ये सब खाएगा कौन? हमें नहीं पसंद, हमें तो कच्ची केरी, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर ये सब पसंद है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं होने देंगे इस ब्याह को, समझ ले शिवा। अरे यह बात किसकी हो रही है, गर्मियों की हरी भरी सब्जियों की या ब्याह की? आप समझ नहीं रहे, अब ब्याह और गर्मियों की हरी भरी सब्जियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। अरे हमें तो कच्छु समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आप शांत रहिए, आपको तो कुछ पहले से ही समझ में नहीं आता। अम्मा, हम कह दे रहे हैं, हम ब्याह करेंगे तो गौरी से, नहीं तो पूरी उम्र यूं ही टिंडे और लौकी खाते रहेंगे। अरे हम तेरे लिए कच्ची कैरी वाली छोरी ढूंढने में लगे हैं और तुझे लौकी खानी है। बावरा हो गया क्या लड़का? अब चाहे हमें बावरा कहो या दीवाना, लेकिन हमने तय कर लिया है, हमारा ब्याह होगा तो गौरी के साथ ही। अरे कैसे समझाए अब इसे, पूरी जिंदगी हम टिंडे, लौकी और परवल नहीं खा सकते। अम्मा आप शांत हो जाइए, हम कुछ सोचते हैं। शिवा की गौरी के बारे में बताने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। शांता अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी और शिवा अपना वचन तोड़ने को तैयार नहीं था। अरे काहे इतना गर्म हो रही हो, जिसमें बच्चों की खुशी है उसी में माँ बाप की खुशी होवे। काहे खुद का और शिवा का मन खराब कर रही हो? तो क्या पूरा जीवन टिंडे और लौकी खाते रहेंगे? हाँ, तो वो सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे दिक्कत क्या है उसमें? बाबूजी सही कह रहे हैं, मान जाओ ना अम्मा। शिवा गरम खून है, कहीं घर से भाग गया और शादी कर ली तो हम क्या ही कर पाएंगे। हाँ अम्मा, और आपको हम टिंडे और परवल नहीं खिलाएंगे, ठीक है? अब तो मान जाइए। ठीक है, अब सब लोग कह रहे हैं तो हम कहाँ कुछ कह सकते हैं। चलते हैं गौरी के माता पिता के घर उसका हाथ मांगने। ये हुई ना बात। शांता को शिवा की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी और शिवा और गौरी की शादी भी करवानी पड़ी। और जिसका डर था वही हुआ। दहेज में ढेर सारे टिंडे, परवर और लौकी की सब्जियां आई थी, जिससे पूरा का पूरा आंगन ही भर गया था। अरे अब क्या करें इन गर्मियों की सब्जियों का? शिवा, कच्ची कैरी, आलू, प्याज, गाजर होते तो हम अचार भी बना देते, लेकिन अब इन सब्जियों का क्या करे, तू ही बता। अरे कुछ ना कुछ करते हैं ना अम्मा, अब काहे चिंता कर रही हैं? चिंता तो होगी ना, इतनी सारी ना पसंद आने वाली हरी भरी सब्जियां तेरे ससुराल से मिल गई। अब समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करे। शिवा की गौरी के बारे में बताने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। शांता अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी और शिवा अपना वचन तोड़ने को तैयार यहाँ नहीं से था। ले जाइए अपने घर, आपको काम आएंगे। इतना गर्म हो रही हो, जिसमें बच्चों की खुशी है उसी में माँ बाप की खुशी हो गए। खुद का और शिवा का मन खराब कर रही हो। कोई नहीं खाता, तो क्या पूरा जीवन टिंडे और लौकी खाते रहेंगे?
हमें तो देख वो कर ही नहीं सब्जियां सेहत के पसंद। लिए अच्छी होती है। लौकी अरे ठीक है, दिक्कत क्या लौकी है ले उसमें? जाते हैं तो और क्या। बाबूजी सही कह रहे हैं, मान जाओ ना दो अम्मा। लौकी लिए आपने जी शिवा जी। गरम खून और है, भी कहीं कितनी घर से सारी भाग गया और सब्जियां शादी ले कर ली जाइए तो ना। हम क्या ही अरे कर हमारे पाएंगे। घर में कोई भी सब्जियां नहीं खाता, हम क्या हाँ, करेंगे अम्मा। इन सब का छुट्टी। और आपको हम अरे हम टिंडे भी और तो वही परवर कह नहीं रहे कि हम खिलाएंगे। क्या ठीक करेंगे है? इतनी सब्जियों अब तो का। मान जाइए। माँ जी, ठीक अब है, तो अब सब पूरे लोग कह गांव रहे में हैं हम तो सब्जियां हम बांट कहाँ आए। कुछ कह सकते लोग हैं। कह रहे थे कि चलते हैं गौरी क्यों के माता मिठाई के पिता के बदले घर में उसका शादी हाथ के मांगने। टिंडे बांट रहे हो। ये हुई ना शादी अच्छी नहीं बात। हुई है क्या? देखा शांता शिवा, को शिवा की ये जिद सब के तेरे आगे हार कारण हो रहा माननी है। ही पड़ी। अब तू और ही शिवा बता और क्या गौरी करना की इन शादी सारी भी सब्जियों करवानी का। पड़ी। और जिसका डर था वही गौरी हुआ। यहाँ ना दहेज में हाँ जी, ढेर कहिए। सारे टिंडे, तुम्हें परवर टिंडे, और परवर लौकी की और लौकी सब्जियां की आई सब्जी थी, बनानी आती जिससे है ना? पूरा का पूरा आंगन ही अरे भर हम गया तो था। बचपन से बना रहे हैं और खा भी रहे हैं। अरे अब अब तो बस क्या गौरी बना करें देगी। एक गर्मियों काम की करना, गांव सब्जियों वालों के लिए का। भी सब्जी बना देना। शिवा, ठीक है जी। कच्ची कैरी, अब तो आलू, सही है प्याज, माँ। गाजर होते तो हम इसी अचार भी बहाने बना गांव वाले देते। को आप मुंह लेकिन दिखा अब कर इन खाना भी सब्जियों खिला का देंगे। क्या करे तू ही बता। क्या ठीक है, अरे हम कुछ नहीं ना खा कुछ रहे करते ये ना तेरे अम्मा। टिंडे, अब काहे लौकी और चिंता कर परवर। रही हैं? और देख चिंता सारे तो गांव होगी वाले ना। भी हम परसेंगे। इतनी कि सारी बहू की ना मुंह पसंद दिखाई आने देने वाली सब हरी में भरी हमने सब्जियां खाना तेरे भी ठीक से ससुराल नहीं से खिलाया मिल गई। इनको। अब समझ में नहीं अम्मा। आ रहा करे तो क्या तुम तो करे। कुछ बोलो ही मत छुटकी बावरिया। अरे काहे नहीं तो इतना हमारा शोर सारा मचा गुस्सा रही तुम हो, पर ही उतर छुटकी? जाएगा। अरे अम्मा, अच्छा वो काहे जी जी गुस्सा आप हो आ रही गई। हो? सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ सब्जियां ना यहाँ अब से ले चलिए जाइए बाकी अपने मेहमानों घर। से मिल आपको लीजिए। काम आएंगे। लीजिए गर्मियों की लीजिए। हरी भरी सब्जियों अरे को रुक ठिकाने जाओ, लगाने हमें का देखने और तो दो, कोई आखिर ऑप्शन है नहीं था क्या शिवा क्या? के पास। टिंडे। गौरी लग गई थी सबके लिए वो तो टिंडे हमारे और घर परवर कोई नहीं बनाने। खाता। और यहाँ हलवाई ने पूरियां भी परवर बना दी तो थी। अब बारी हमें थी गौरी की देखकर ही मुंह नहीं दिखाई की, पसंद। जिसमें सब ने उसे लौकी, आशीर्वाद ठीक है, दिया। अरे सदा खुश रहो, दूधो नाव, फूलो फलो। हमने सुना है आज का खाना छुटकी बहुरिया ने बनाया है। हाँ काकी, आज खाना छुटकी ने बनाया है। फिर तो देखना ही पड़ेगा। कावेरी जो बोल रही थी गर्मियों की हरी भरी सब्जी वाला ससुराल लेगी शिवा के लिए, वो काम हुआ कि नहीं? अब देखना ये खाना खाकर कितने ताने मारती है। अरे कुछ नहीं होगा। अब कभी कभी टिंडे, परवर और लौकी तो हर कोई खाता ही है। शांता, कहाँ है तू? लो, शुरू हो गया इसका ड्रामा। देख कावेरी, मैं जानती हूँ तू क्या कहेगी, लेकिन आज ना मेरा मन नहीं है कछु भी कहने का। अरे मन कैसे नहीं है? तूने खाना नहीं खाया क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है इतना स्वाद खाना और गर्मियों की हरी भरी सब्जियां मैंने आज तक नहीं खाई। लग ही नहीं रहा हम टिंडे खा रहे। हाँ सच में क्या खाना बना है, मजा ही आ गया। मैं तो यहाँ से थोड़ी सब्जियाँ और ले जाने वाली हूँ। मैं भी। अम्मा, आपने ये तो देख लिया कि सब्जी में टिंडे, लौकी और परवर है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गौरी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए वो जो भी बनाती है वो बहुत स्वाद बनता है। देखिए सबको कैसे पसंद आ रहा है, सब उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। जरा हम भी तो चखे कि आखिर ऐसा क्या है खाने में। शांता जब सब्जियां खाती है तो जैसे आनंद मिल जाता है, क्योंकि उसने हरी भरी सब्जियों की इतनी स्वाद सब्जी कभी नहीं खाई थी। जब सब चली जाती हैं, अब किस बात पर मुंह फुलाया हुआ है? अरे गांव वाले सारी हरी भरी सब्जियां साथ ले गए, हमारे लिए तो कछु छोड़ा ही नहीं। अम्मा, पहले आप परेशान थी कि सब्जियां कौन खाएगा, अब आपको चिंता हो रही है कि सब्जियां नहीं बची। अरे कोई बात नहीं अम्मा, हमने बाबूजी से कह दिया है, वो कल ही गर्मियों की हरी भरी सब्जियां दे जाएंगे। देखा हमारा नसीब, बड़की के घर से ठंडी की हरी भरी सब्जियां और छुटकी के घर से गर्मियों की हरी भरी सब्जियां। पैसे बचाना तो कोई तुमसे सीखे शांता।